नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्र सरकार ने भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 में संशोधन कर दिया और इसे वित्त अधिनियम 2019 के जरिए संशोधित किया गया है। और प्रतिभूतियों पर स्टाम्प ड्यूटी के संग्रह से संबंधित संशोधन पहले 9 जनवरी 2020 को लागू होने वाले थे। इसके बाद 8 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी कर इसे बाद में 1 अप्रैल 2020 तक बढ़ाया गया और फिर 30 मार्च 2020 को एक गजट अधिसूचना के जरिए इसे 1 जुलाई तक के लिए स्थगित किया गया था और अब इसे लागू किया गया है। तो आज समझेंगे कि किस तरीके से ये अधिनियम जो है, ये संशोधन, इसका दायरा क्या है, इसके दायरे में कौन कौन आ रहा है, इसका मकसद क्या है और स्टैंप अधिनियम में संशोधन के जरिए जो बेसिक इम्पैक्ट है वो कहाँ पर होगा और जो मकसद है वो किस तरीके से पूरा होगा और क्या उसके चैलेंजेस होंगे। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुशील चंद्र त्रिपाठी सर हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू फाइनेंस, यूपी गवर्नमेंट आप रहे हैं सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ विजय भूषण जी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया, सर स्वागत है। और शिशिर सिन्हा हमारे साथ हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन से, आपका भी स्वागत है शिशिर। शुरुआत में करना चाहूंगा शिशिर आपसे ही कि असल में अगर इस पूरे के पूरे एक्ट को देखें और जो संशोधन किया गया है, हालांकि इसे कई बार टाला गया और अब 1 जुलाई के बाद से ये देश भर में लागू है, क्या बेसिक बदलाव और उसका मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है? रविंद्र भाई, मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टैंप कानून में फेरबदल की जो प्रक्रिया है ये लगभग 2 दशक से चल रही है। और इसकी शुरुआत अगर मैं कहूं कि जो तेलुगु स्टैंप पेपर एक्ट घोटाला हुआ था, उस घोटाले के बाद बड़े पैमाने पर बदलाव की बात की गई थी। और जिसकी शुरुआत जो हुई थी कि जो स्टैंप पेपर पे आप जो सीरियल नंबर देखते हैं, इसकी शुरुआत वहां से हुई थी। फिर ई स्टैंपिंग पे आया। फिर उसके बाद हुआ कि अलग अलग राज्यों में स्टैंप पेपर्स की अलग अलग दरें हैं, तो उसमें किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है। ये प्रक्रिया भी लगभग 14 साल तक चली है। 14 साल तक इस बदलाव को लाने में लग गए। अमूमन जब हम स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ये मतलब समझ में आता है कि जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ मामला, वहां पर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, वो सारे शायद नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक बड़ा बाजार है, जिस बाजार में एक जिसे कहते हैं ना कि एक यूनिफिकेशन जरूरी है। देश भर में शेयरों के, जब आप कहते हैं कि वन नेशन वन मार्केट है स्टॉक मार्केट के लिए, आज आप कहीं से बैठ करके कहीं भी शेयर खरीद सकते हैं। समस्या ये आती है कि उस पर टैक्सेशन कहाँ पे लागू होगा, किस राज्य की दरें उसके ऊपर लागू होगी। ये सारे विवाद स्टैंप पेपर कानून से जुड़े हुए हैं। और उसी विवाद का निपटारा करने के लिए अगर 2018-19 का बजट देखें तो उसमें ये प्रावधान किया गया था और उसे भी नोटिफाई करने में कम से कम 2 साल का वक्त लग गया और अब जाकर के 1 जुलाई 2020 से ये लागू हो पाया है। मोटा मोटी इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि देश भर में शेयरों की खरीद फरोख्त हो, म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद फरोख्त हो, उसके लिए एक ही दर होगा। दूसरी चीज ये होगी कि अलग अलग राज्य सरकारों की जो वसूली करती थी, उसके जगह पे जो एजेंसीज होंगी जो कि इस एक्ट के तहत जो नोटिफाई की गई हैं, वो एजेंसी कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद महीने के 3 हफ्ते के भीतर, 3 सप्ताह के भीतर भीतर वो पैसा राज्य सरकार के खजाने में जमा करा दिया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि यूनिफिकेशन हो गया। हाँ, एक चीज जरूर आया है कि म्यूचुअल फंड के मामले में कहा जा रहा है कि ये जो ड्यूटी लगाई जाएगी, इससे म्यूचुअल फंड की खरीद फरोख्त में थोड़ा महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कन्वीनियंस देखें तो वो काफी है। दूसरा एक जो मेजर बेनिफिट है कि अभी बायर और सेलर दोनों को ही स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता था, अब आपको एक ही आदमी को देना होगा। तो ये मोटा मोटी ये जो है ये खास बातें हैं जो कि इस बदलाव के जरिए 1 जुलाई से लागू किए गए। जी विजय जी, अगर मैं शेयर मार्केट को समझूं और साफ तौर पर जैसा शिशिर ने कहा, इसका एक एस्पेक्ट बहुत बड़ा वो शेयर मार्केट है। अगर मैं इसी को पहले समझूं डिटेल में कि किस तरीके से इसकी जरूरत थी और जब ये बदलाव लागू किया गया है, तो शुरुआती तौर पर या मोटे तौर पर जो पिक्चर उसमें कहाँ कौन कौन किस तरीके से इससे इम्पैक्ट होगा और उसका सीधा लाभ मैं कहूं किस तरीके से बायर, सेलर या मार्केट को। देखिए, ये जो कानून है, ये जैसे शिशिर जी ने कहा, कई साल लगे इसको यूनिफिकेशन करने में। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक यूनिफाइड स्टैम्प ड्यूटी सारे देश में लागू हो गई है 1 तारीख से, 1 जुलाई से। इसका जो इसमें जो चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि ये एक्सचेंज इसका कलेक्शन जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में है, उसी तरीके से एक्सचेंज इसकी कलेक्शन करके
और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा जितने भी इसमें हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं, जितने राज्य हैं जिनकी जहाँ पे निवेशक है। तो क्योंकि एक्सचेंज के पास ये डिटेल होती है, ये उनके पास पूरी कि भाई ये जो निवेशक जिसने ये शेयर खरीदा या बेचा है ये किस मतलब किस शहर से है, और नेचुरली शहर का पता है तो राज्य का भी पता है। और इसमें अब इन्होंने लेकिन ये जरूर है कि अब जो खरीदार है शेयर्स का या अपने डिबेंचर्स का, ये उसके ऊपर ये लागू है। जो इसको बेच रहा है, जो ये शेयर्स बेच रहा है, उसके ऊपर ये कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये फेरबदल जरूर है। अभी बायर और सेलर दोनों को मतलब स्टैम्प ड्यूटी लगती थी। अगर आप वैसे देखें मोटे तौर पे अगर हम लोग उसको करें तो करीब 1 करोड़ पे 1000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी बायर और 1000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी सेलर देता था। अब बायर को 1500 रुपए देने होंगे। तो जो टोटल स्टैम्प ड्यूटी है वो कम हुई है, लेकिन अब वो बायर को आप समझिए 1000 की जगह 1500 रुपए मतलब 1 करोड़ के अगर परचेज है उसके हिसाब से देना होगा। तो ये एक मेजर फर्क है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फर्क मैं और बताना चाहता हूँ कि पहली बारी डिपॉजिटरी के ऊपर ये स्टैम्प ड्यूटी लगाई गई है। डिपॉजिटरी में अभी तक कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं थी। तो अगर मार्केट ट्रांजैक्शन है, मींस इसका मतलब अगर कोई खरीद फरोख्त शेयर मार्केट में हुई है उस पर तो कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए दो निवेशक हैं, वो आपस में ही कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और उसमें अगर शेयर्स एक निवेशक से दूसरे के पास जाते हैं तो वहां पे भी जो है उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। बट इस समय स्टैम्प ड्यूटी उस पे लगेगी जो आदमी इसके अंदर जो सेलर है, मतलब बायर पे नहीं लग के वो सेलर पे लगेगी अगर ऑफ मार्केट होता है, और वो पैसा डिपॉजिटरी चार्ज करेगी। ये नया सिस्टम है और इसको भी डिपॉजिटरीज को करने में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो शेयर मार्केट में भी आ रही है, बट वो जल्दी सॉर्ट आउट मतलब वो बहुत जल्दी उसका समाधान मिल जाएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की तरह है जहां तक एक्सचेंज है। लेकिन डिपॉजिटरी ने आज तक कोई स्टैम्प ड्यूटी रिकवर नहीं की थी ऑफ मार्केट। तो ये उनके लिए जरूर एक नई चीज है और अभी उसके मतलब उस सिस्टम को स्टेबलाइज करने में भी कुछ थोड़ा सा समय लगेगा। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा सर कि ऑन मार्केट आपने कहा कि जो बायर है उसको पे करना होगा स्टैम्प ड्यूटी, और ऑफ मार्केट में सेलर को। हाँ जी, जो सेलर है, लेकिन ये ऑफ मार्केट है। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन बहुत कम होती है, मतलब ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में अब इसके, लेकिन इसका मतलब ये है कि मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी जो स्टॉक मार्केट के बाहर थी, वो अब स्टैम्प ड्यूटी के दायरे में आ गई हैं। पहले ये स्टैम्प ड्यूटी के दायरे से बाहर थी। अगर ये उस पे अगर डिपॉजिटरी पे की जाती थी, अगर मतलब फिजिकल किया जाता था तो स्टैम्प ड्यूटी थी, बट इस पे नहीं थी। तो एक तरीके से ये एक स्टैम्प ड्यूटी का ये एक नया प्रावधान आया। त्रिपाठी सर, बेसिक अगर मैं इसके दायरे को देख रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा क्या है कि एम क्या है, मोटिव क्या है, सिस्टम को स्मूथन करना, सिंगल विंडो सिस्टम को करना, या फिर टैक्सेशन के जरिए ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन करना, या फिर कुछ और? ये आपने जितनी बातें बताई वो सब इसमें शामिल है। देखिए, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और हम सब लोग जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, उस पर जब ट्रांसफर करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी स्टेट लेता है और उससे काफी परिचित है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उस पर स्टैम्प ड्यूटी के अभी तक जो है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नियम थे, और वो नियम जो है वो फिजिकल जब हम प्रॉपर्टी रखते थे, इक्विटी शेयर्स या डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, उस पर आधारित थे कि वो कौन इशू कर रहा है, किस प्रदेश में है, वो कंपनी कहाँ है, वो कहाँ इशू कर रही है, इस पर होता था। तो अब जो है चूंकि हम डिजिटल मोड में चले जा रहे हैं, तो इक्विटी शेयर्स वगैरह सब डिजिटल मोड में हो रहे हैं, और बहुत बड़ा ये मार्केट जो म्यूचुअल फंड्स का हो गया है वो भी एक तरीके से सब जो है डिजिटल मोड में जा रहा है। तो कोशिश ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए और डिजिटल बेसिस पे
यानी देखिए, अब वो खरीदता कौन है, कहाँ रहता है, वहां स्टैंप ड्यूटी का धन वहां जाएगा। अभी तक क्या होता था कि ज्यादातर जो है सारी कंपनियां और सारे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में होते थे, तो महाराष्ट्र का स्टैंप ड्यूटी लगता था, चाहे हम कहीं से भी खरीद रहे हो। लेकिन अब जो है जहां, क्योंकि अब वो फिजिकल तो है नहीं, वो कहाँ है वर्चुअल वर्ल्ड में, तो उसको खरीदने वाला कहाँ है उसको लोकेट करके वहां होगा। और चूंकि इससे कवरेज जो है वो सारा बढ़ेगा, बहुत सारे लोग जो है स्किप कर जाते थे। मुझे ध्यान है एक कंपनी में मैं डायरेक्टर होता था, तो उसका हेडक्वार्टर, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात में था, हेडक्वार्टर बंबई में था, और वो शेयर इशू करने के लिए हैदराबाद जाकर के वहां मीटिंग करके शेयर इशू करती थी, क्योंकि वहां स्टैंप ड्यूटी कम थी। तो ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, एक कॉमन इसमें एक ड्यूटी हो गई है, और कहाँ जाएगी, किस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, ये भी क्लियर हो गया है उसमें। तो और इसमें कवरेज बढ़ेगी कि कोई इससे, जैसे आपने बताया कि ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो भी कवर हो जाएगा। जो इसमें म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन है, अभी उसमें केवल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था, वो भी इसमें आएगा। तो इस तरीके से इसमें रेवेन्यू बढ़ेगा, एक सिंप्लीफिकेशन होगा। लेकिन जो डिपॉजिटरी हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, जो आरटीए हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, उनको इस सबका हिसाब रखना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो निवेशक है उसको आसानी है कि हिसाब ये लोग रखेंगे, और उसको एक जाकर के ट्रांजैक्शन के अंत में एक रिपोर्ट दे देंगे कि ये स्टैंप ड्यूटी भी आपकी इस ट्रांजैक्शन लगी। तो ये एक कदम चल रहा है, हमारे एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उसके लिए ये कदम है। और इसमें इसीलिए देखिए काफी समय लगा, 1.5 साल लगा इसको लागू करने में, कि सब लोगों की तैयारी हो तब ये लागू किया जाए। जी शिशिर जी, जिस तरीके से मैं अगर समझ पा रहा हूं, हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी मुझे शेयर मार्केट की नहीं है, कि जो एग्जांपल दिया विजय जी ने और त्रिपाठी सर ने, कि मुंबई अगर अभी बेस है और वहां पर ज्यादा कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि रेवेन्यू का जो सबसे ज्यादा फायदा वो महाराष्ट्र स्टेट को मिलता रहा होगा। और अब जबकि मैं अगर दिल्ली या कहीं से खरीदता हूं तो मेरे उस स्टेट को उसका हिस्सा मिलेगा, यानी कि जो रेवेन्यू का बंटवारा है वो उस स्टेट को मिलेगा जहां से ज्यादा खरीदारी हो रही है। तो डिस्पर्सल जो होगा उस लिहाज से अहम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए कविंद्र भाई, अगर आप जीएसटी में देखें, जीएसटी में हम क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। जहां पे कंजम्पशन हो रहा है वहां पर उस टैक्स का फायदा मिल रहा है। यहाँ पर भी यही चीज है, जहां पे जो खरीदार रहता है उसका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंट है उसके बेसिस पे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो राज्य सरकारों के लिए एक सबसे अच्छी बात क्या होगी कि उनके पास एक अतिरिक्त कमाई का जरिया बनेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि ज्यादातर जो स्टैंप ड्यूटी का कलेक्शन था, चूंकि बीएसई और एनएसई दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है वो टैक्स का ज्यादा से ज्यादा शेयर चला जाता था। अब ये स्थिति बदलेगी, और इससे महाराष्ट्र को हो सकता है थोड़ा नुकसान हो, उनकी कमाई थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन बाकी राज्यों में जहां जहां पर भी कोई इन्वेस्टर रहता है उनको फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे यहाँ क्या है कि इन्वेस्टमेंट कल्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। आप अगर हिंदुस्तान में देखें तो कुल आबादी का मुश्किल से 3% या 4% जो है वो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। बहुत सारी जटिलताएं भी हैं, और दूसरे टैक्सेशन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी पेचीदगियां हैं जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। जब आप वन नेशन वन टैक्स स्टैंप ड्यूटी की बात करेंगे, हायर बेस पे होगा, तो जाहिर सी बात है कि उससे इक्विटी कल्चर को भी डेवलप करने में, म्यूचुअल फंड के कल्चर को भी डेवलप करने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो राज्य सरकारों को या व्यवस्था को ये फायदा होगा, तो उनके पास कमाई के साधन बनेंगे, और दूसरी तरफ जो निवेशक के लिए बहुत सारी जटिलताएं थी वो जटिलताएं भी कम होंगी। लेकिन क्या शिशिर, इसके जरिए जो निवेशक हैं कहीं वो हतोत्साहित तो नहीं हुआ, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो भार है इस स्टैंप ड्यूटी का वो उस खरीदार के ऊपर आ गया है, जबकि पहले ये मामला आधा आधा हुआ करता था। देखिए कविंद्र भाई, आपको ये सोचना है कि आप केवल शेयर खरीदते ही नहीं है, आप शेयर बेचते भी हैं। तो अगर आप खरीदने के समय में अगर दे रहे हैं तो बेचने के समय में तो आपको फायदा मिल जाएगा ना। तो आप केवल एक तरीके का सोच रहे हैं कि मुझे शेयर खरीदने के समय इतना पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन जब आप उसे बेचने जाएंगे तो उसका आपको एक पैसा भी नहीं देना है। तो आपको दोनों 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 पहलू को, दोनों पक्ष की तरफ ध्यान देना है। मुझे लगता है कि आप जब इस तरह की व्यवस्था देखते हैं, वहां पर आपको लगता है कि जहां मैं पहले 1,000 देता था 1,500 रुपया दे रहा हूं, तो मेरे लिए जाहिर सी बात है कि मेरे लिए टैक्स का बोझ पड़ गया है। लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी है कि जब आप शेयर बाजार में जाते हैं
तो आपके लिए एक दूसरा साइड जिसको हम लोग सेलिंग साइड कहते हैं, वहां पर आपको नहीं देना है। तो मार्केट के लिए मैंने जो आपको इक्विटी कल्चर की बात कही, ये होगा कि मार्केट में बाई और सेल दोनों बढ़ेगा। अभी तक हमारे यहाँ क्या है कि जो 4 करोड़ हमने निवेशक की बात की, उसमें से एक बड़े निवेशक वो है जो पैसिव इन्वेस्टर है। पैसिव इन्वेस्टर का मतलब होता है कि शेयर खरीद के वो 10 साल तक 15 साल तक पड़े रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है। अचानक उनको याद होता है कि अच्छा मेरे पास इतने शेयर पड़े हुए हैं। विजय सर जो है इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि उनके पास ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आए होंगे कि 15-15 साल के बाद लोग जागे। तो मार्केट में क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, मार्केट में स्पेकुलेशन ज्यादा हो जाता है। तो जब मार्केट में बाई और सेल बढ़ेगा तो इससे फायदा ये होगा कि निवेशक को एक अच्छी कीमत मिल पाएगी, राज्य सरकारों को उनको अतिरिक्त कमाई हो पाएगी, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट में एक इक्विटी कल्चर डेवलप हो सकता है। विजय जी, क्या वाकई जो लिक्विडिटी की कमी कई बार नजर आती है जब भी मैं कहूं कि थोड़ा सा तंग समय या महीना या फिर कुछ एक क्वार्टर रहता है, और दूसरा ये जो शिशिर कह रहे हैं कि जिस तरीके से इसमें मोमेंटम दिखेगा अब, क्योंकि लोग खरीद कर भूल जाते हैं 10 साल 15 साल, कई बार तो लोग 25 और 30 साल के बाद याद आता है कि उनके पास शेयर पड़े हुए थे, इससे मोमेंटम को रफ्तार मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो अभी भी मल्टी लेवल टैक्सेशन है, शेयर खरीदते वक्त एक स्टैम्प देना है, उसके बाद आपको टैक्सेशन देना है अगर आपके आय इनकम के एक अलग लेवल पर आते हैं, तो ये इसको भी थोड़ा सा और सुधार की जरूरत है अगर इसको मोमेंटम को और बढ़ाना चाहते हैं हम। बिल्कुल सुधार की जरूरत है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब हमारे जो जिस तरह के हम लोग टैक्स देख रहे हैं, अगर आप कोई एक देखें तो हम लोग शेयर मार्केट में स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि अब यूनिफॉर्म को हम एसटीटी 2 कहते हैं, एसटीटी 1 गई सेंटर को जो तो चली रही है, अब ये एसटीटी 2 हो गई स्टेट्स के लिए कि ये स्टेट्स को पैसा जाएगा। उसके अलावा एक जीएसटी भी है जो कि ब्रोकरेज पे लगती है। तो हम लोगों ने अब हम दोबारा एक स्टडी कर रहे हैं एज एन एसोसिएशन कि भारत में जो अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपकी क्या आपको पूरी कॉस्ट आती है बाहर के मुकाबले। क्योंकि हमारा जो शिशिर जी ने बिल्कुल सही बोला कि हमारे जो मार्केट है, हम लोग अगर देखें तो हम लोग 5वां सबसे बड़ी अब देश हो गए हैं जीडीपी, मतलब टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से, लेकिन हमारा मार्केट जो है वो 10वें नंबर पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में जिस तरह से हमारी इकोनॉमी में रफ्तार आई है वो शेयर मार्केट में नहीं आ पाई है। बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। और एक इससे फायदा तो जरूर हुआ कि यूनिफॉर्मिटी है कि आपको अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग नहीं देना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर ये आपके मतलब ये लाना चाहूंगा सामने कि जो प्रो ट्रेड है, जो मतलब जैसे मैं शेयर ब्रोकर हूं, मैं खुद भी अपना सौदा कर सकता हूं। अगर मैं खुद का अपना सौदा करता हूं तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं करता, मतलब क्योंकि पहले ये स्टैम्प ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट पे लगती थी कि तो वो उसको लेके अभी एक इश्यूज हैं। और एक चीज मैं और क्योंकि आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि गुजरात स्टेट ने ये पास किया है कि गिफ्ट सिटी, जो कि एक कमर्शियल वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर बन रहा है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रो ट्रेडर्स हमारे पास गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोल के काम करते हैं, तब वो सारी स्टैम्प ड्यूटी इनको वापस रिफंड कर दी जाएगी। तो जैसे ये कह रहे थे कि कंपनी का हेडक्वार्टर मतलब कंपनी रजिस्टर्ड गुजरात में है, कॉर्पोरेट ऑफिस बम्बई में, लेकिन इशू कर रहे हैं शेयर हैदराबाद में। तो मेरे को लगता है कि अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि सारे शेयर ब्रोकर्स के दफ्तर घूम फिर के गिफ्ट सिटी में पहुंच जाएंगे क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटी उनके खुद के ट्रांजैक्शन पे लगेगी वो वहां से रिफंड हो रही होगी। तो ये एक चीज जरूर आई थिंक इसके ऊपर हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अभी वो सोच रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, देखा कि ठीक है जहां तक निवेशक है वो तो है, लेकिन जो दूसरी साइड है, जो काफी बारी जो जितने भी शेयर ब्रोकर्स हैं, उनको अगर कोई स्टेट एक तरह का ये इंसेंटिव हो गया स्टेट से, तो फिर वो वहीं पे ही जाके अपने दफ्तर खोलेंगे। बिल्कुल। त्रिपाठी सर, जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मैं नए सिस्टम को देख रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, बहुत ही ईज आउट करने की बात कर गई है, ज्यादा हर्डल्स को खत्म किया गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक सिंगल विंडो के जरिए कलेक्शन होगा। लेकिन कलेक्शन क्या एक बड़ा चैलेंज है स्टेट लेवल पर, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो पाएगा। और दूसरा जिसका जिक्र विजय जी ने किया और शिशिर भी कर रहे हैं कि
शेयर मार्केट में जब कोई भी एक नया एंट्री कर रहा है, वहां पर इतने तरीके के टैक्स हैं अलग अलग लेवल पर। मैं किसी एक पोर्टल के थ्रू जाता हूं, उसको ब्रोकरेज देना है, इसके बाद मैं स्टैंप ड्यूटी पे करूंगा, उसके बाद मुझे इनकम का एक अलग करना है। क्या हम इस दिशा में भी कुछ कर पा रहे हैं अगर बाकी देशों से तुलना करें? कोई जैसा कहा विजय जी ने बहुत अहम कि हम 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी के लिहाज से कंट्री जरूर हैं, लेकिन मार्केट के लिहाज से देखें तो अभी हम 10वें और 11वें नंबर पर आकर ठहर गए हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि इक्विटी कल्चर अभी हमारे देश में नहीं ज्यादा पनपा है। हालांकि पिछले 15-20 वर्षों में काफी परिवर्तन आया है, और खास तौर से सन 91 के बाद से सन 90-91 में हमारा सेंसेक्स 1000 था, अब इस वक्त जो है 35,000 है। तो कई मामलों में बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए, उसकी साइज को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए अभी भी इक्विटी कल्चर को बहुत बढ़ाने की जरूरत है, और इसलिए सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है। मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टर के बजाय ये सारा जो भार है और कागजी कार्रवाई है, ये सब स्टॉक एक्सचेंज और आरटीए जो कहते हैं, जो म्यूचुअल फंड में देखते हैं कि रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स, उनके ऊपर डाली जाए तो आसानी होगी। देखिए, इन्वेस्टर इकट्ठे अगर उसको 0.5% देना पड़ रहा है या 0.1% देना पड़ रहा है या 0.05% दे रहा है, उससे इतना घबराता नहीं है जितना कि वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड रखना और बहुत फॉर्मेलिटीज करना, उससे घबराता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन अगर हो जाए, और हो रहा है, जैसे इसमें भी जिम्मेदारी दी गई है स्टॉक एक्सचेंज को, आरटीए को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, डिपॉजिटरी को, तो वो चीज अगर हो जाएगी तो आसानी होगी, और शायद हम उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। शिशिर जी, क्या बेटर मॉडल हो सकता है टैक्सेशन का अगर हम इस मार्केट को ज्यादा ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, और एक इंडिविजुअल कस्टमर के नजरिए से जो अलग अलग लेवल पर उसको टैक्स पे करना पड़ता है? देखिए, एक जो सिंपल सी बात है कि हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये देखिए एक बहुत ही विवाद का विषय रहा है हमेशा से, कि आपने शेयर खरीदा, मुनाफा कमाया, मुनाफा आप कमाने के ऊपर टैक्स दें। तो पहले क्या होता था कि आप साल भर के भीतर भीतर बेचते थे तो आपको 15% देना पड़ता था। फिर ये हुआ कि नहीं जी, साल भर के बाद भी अगर आप मुनाफा कमाएंगे उसमें भी आपको देना पड़ेगा। हाँ, हालांकि 2 कंडीशन उसमें जोड़ी गई कि आपका मुनाफा 1 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए, और वो 1 अप्रैल 2019 या 2018 था, मैं एग्जैक्ट तारीख अभी भूल रहा हूं, उस तारीख के बाद के मुनाफे को कैलकुलेट किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि आप एक अगर आप शेयर बाजार को विकसित होने देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ज्यादातर निवेशक लंबे समय तक बने रहें, तो लंबे समय के मुनाफे पे आप टैक्स ना लगाएं। इससे क्या होगा कि लोग के अंदर क्या होगा कि वो पैसा शेयर बाजार में लगाए रखने की या शेयर बाजार में बने रहने की टेंडेंसी नहीं रहेगी। वहां पर बाजार में वो तुरंत होगा कि आज हमने खरीदा, कल बेचा, निकल गए, क्योंकि आपको कोई उसका इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। तो ये जो आप ये जो अलग अलग टैक्स है ना भाई, देखिए हमने स्टैंप ड्यूटी दिया, हमने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स दिया, हम कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हैं, इतने सारे टैक्सेशन की क्या जरूरत है? उसके ऊपर हमें ब्रोकरेज भी देना है, उसके मतलब ये 4 तरह के एलिमेंट उसमें जुड़े हुए हैं। क्या हम इन नंबर को कम कर सकते हैं? जब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आया था तो उस समय कहा गया था कि हम शेयर के ट्रांजैक्शंस पे ट्रैक करने के लिए हम ये टैक्स लगा रहे हैं। जब ट्रैक आपके पास हो जा रहा है, फिर आप उसके मुनाफे पर भी लगा रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। शॉर्ट टर्म आप रखिए, लंबे समय के मुनाफे के ऊपर टैक्सेशन की व्यवस्था को खत्म कर दीजिए। ये शेयर बाजार के लिए बहुत राहत भरा कदम हो। विजय जी, एक आखिरी सुझाव। मेरे को बस ये लग रहा है कि जैसे ये एक अच्छा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन जो है वो होगी। जैसे हम लोगों को स्टेट वाइज जाना पड़ता था, हर स्टेट में अलग टैक्स जमा करना पड़ता था, हम उससे राहत होगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है। साथ ही साथ लेकिन इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ विषय जरूर है कि ओवरऑल टैक्सेशन कितना हम लोग कर रहे हैं। अगर हमारे निवेशक हम चाहते हैं, और जो इक्विटी है जिसको हम रिस्क कैपिटल बोलते हैं, मतलब जो देखिए हमारे बैंक डिपॉजिट्स में लोग ब्याज पे तो पैसा लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन ये रिस्क कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे आपका मूलधन है वो उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए जो अभी टैक्सेशन की व्यवस्था है वो अभी ज्यादा है। अभी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट ने जो ये कह रहे थे लंबी अवधि का, उसको भी
पहले टैक्स नहीं लगाया था जब एसटीटी लगाई थी, तो वो कहा था वो टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स लग रहा है। तो हम सिर्फ दुनिया के सिर्फ एक ही इकलौते ऐसे देश हैं जहां पे जब आप ट्रेड करते हैं तो भी टैक्स लगता है और जो प्रॉफिट होता है उसमें भी टैक्स लगता है, जबकि बाहर या तो टैक्स फर्स्ट पॉइंट लगता है या फिर आपके मुनाफे पे लगता है, दोनों जगह नहीं लगता। हम सिर्फ दुनिया में सिर्फ हम ही लोग ऐसे, तो ये जरूर इसको देखना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि भारतीय स्टैंप अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसका दायरा क्या है, मकसद क्या है और उसका इम्पैक्ट शेयर बाजार या वहाँ पर होने वाली खरीदारी या बिकवाली पर किस तरीके से दिखेगा। लेकिन इस सिस्टम में जो अलग अलग लेवल पर टैक्स हैं, क्या उसको भी बदलने या कम करने की ज़रूरत है, उस दिशा में भी अहम प्रयास हो सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।